नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ में है विशेष मेहमान सारंगी प्रवीण महाजन जी। हम इनसे जो है चर्चा करेंगे, कुछ राजनीतिक, कुछ उनके पर्सनल मुद्दे को भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सारंगी जी की जो अभी जो घटना हुई 2022 22 अप्रैल 2006 में जो घटना हुई, आज धीरे धीरे 18 साल हो गए हैं। किस तरह का उतार चढ़ाव आए और क्या इस समय स्थिति है इनकी और कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है महाजन नाम से कि जो घटना हुई है उसको तो नहीं कोई एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं बाद में, जो परिवार जो भुगत रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 18 साल बीत गए धीरे धीरे, 22 अप्रैल 2006, उसके बाद कितने कैसे झेलने पड़ा आपको आगे का लाइफ? शुरू के 2-3 साल तो बहुत कठिन तरह से हमने निकाले हैं, क्योंकि तब प्रवीण भी थे, कोर्ट केस भी चल रही थी। कोर्ट केस 1.5 साल चली, उसके बाद हम उनके जेल में जाना आना चालू था, मीटिंग चालू थी, वकीलों के साथ मिलना जुलना ये सब चालू था, तो उसमें टाइम जाता था। जब प्रवीण की डेथ हो गई 3 मार्च 2010 को, उसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो गई, सब बंद हो गया मेरे लिए। अभी मैं क्या करूं, ये मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बिल्कुल। फिर मैंने सामाजिक संस्था निकाली, सारा फाउंडेशन। उस माध्यम से मैंने सामाजिक सेवा, समाज के प्रति जो भी मेरा ऋण रहता है वो मैं पूरी तरह से अभी आज तक कर रही हूँ। 10 साल हो गए आज जी। और हम लोग घटना होने के बाद, देखो बहुत दुर्दैवी घटना थी, ये घटने का मुझे भी खेद है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हो गया है ना, उसमें से हमने कुछ तो भी सीखा है। ये बुरे वक्त में हमने अच्छा कुछ तो भी सीखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सबक थी, अनुभव था। तो ये मेरे बेटे ने भी सीखा है। मेरे बेटे दोनों भी, लड़का लड़की, एक रात में मैच्योर हो गए। एक रात में? एक रात में, घटना के एक ही रात में। उनको इतना उनको वो मैच्योर हो गए कि क्या हो गया, एकदम सडनली सब वो सुनने लगे क्या हो रहा है क्या नहीं। बाहर जो चल रहा था टीवी पे वो सुनने लगे। उसमें एग्जाम का भी शायद माहौल था हाँ, उसमें उनका वो 12th में गए थे उस टाइम पे। सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने, मेरे घर वाले जो माँ के तरफ से आए थे, उन्होंने सबने बोला कि ये टाइम एग्जाम रहने दो, अगले साल दो, कि बहुत बड़ी घटना होगी, ये देश के बहुत बड़े नेता के साथ ऐसा हो गया, तो हम लोग जरा शांति से रहेंगे घर में। तो मैंने बोला नहीं, बच्चे अपने करियर में आगे जाएंगे, मेरा यहाँ रुक गया है, सब कुछ मेरा संसार रुक गया है, मैं मेरी तरह से सब पूरा हैंडल करूँगी। मैं विदर्भ कन्या हूँ, इसलिए मेरे को फाइट करनी आती है। तो मैंने ये 16 साल जो निकाले हैं ना, बहुत शांति से निकाले। मैं मेरे सोशल वर्क में एक्टिव थी और हम लोग इसको भूल चुके हैं, क्योंकि जो हो गया है ना उसको बार बार याद करके अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी है मुझे। इसकी वजह से मैंने ये सब शांति से, जो हो गया अभी आने वाला नहीं है वापस। बिल्कुल। बच्चों का करियर है, उनको देखना है। बहुत सारे शुरू में पॉलिटिकल पार्टियों ने मुझे ऑफर दिए थे पार्टी में आने के लिए, तो मैंने ना कह दिया था, क्योंकि मुझे नहीं आना था। पहले बच्चों का करियर देखना था। मेरा लाइफ तो उधर रुक गया था, पर बच्चों का लाइफ मुझे सेटल करना था, क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है कि बच्चों के लिए अच्छा सोचती है। तो मैंने ये सब इसके ऊपर तिलांजलि दे दी, ऐसा समझो। और मैं आज घर में हूँ, सोशल, मेरा जो, मुझे जहाँ मन रमता है, मुझे जहाँ अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ, वहाँ मैं सोशल वर्क करती हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मेरी संस्था बहुत बड़े ऊपर चली जाए और प्रसिद्धि हो जाए, सब चैनल पे आ जाए, ऐसे कुछ नहीं। मेरे समाधान के लिए मैं काम करती हूँ, तो मैं अच्छे से चल रहा है मेरा। तो जिस तरह से घटना हुई उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें, मतलब लोगों के मन में ऐसा था कि प्रवीण जी ने क्या कर दिया, लेकिन उसके बाद एक महिला होने नाते, अपने महिला होने नाते कितना आपको लगा कि ऐसा कभी ऐसा दिन आएगा कि मेरे को इस तरह फाइट करना होगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारी चीज़ें? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। बहुत अच्छी तरह से हम लाइफ जी रहे थे। 7 स्टार 5 स्टार तो नहीं, पर रॉयल मिडिल क्लास जैसे हम लोग रहे थे। और आज जो हमारे ऊपर आरोप होते कि हमारे ही पिताजी ने पैसे दिए थे, हमारे ही पिताजी ने बंदूक के लिए पैसे दिए थे, हमारे ही पिताजी ने गोली लेके दी थी, हमारे ही पिताजी ने कपड़े दिए थे। पहले तो मैं बोलूँगी, तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया था, पहले आप हमसे आके मिलकर पूछो क्या दिया था। बंदूक और उसकी गोली गोपीनाथ राव मुंडे ने लेके दी, 2.5 लाख की बंदूक लेके दी थी। हाँ, फिर ये इशारा किसके ऊपर हो रहा है?
विदेशी पिस्टल। हाँ, विदेशी पिस्टल वो उन्होंने लेके दी थी। जब प्रवीण बिल्डर का काम करते थे, उनको थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी होने के लिए उन्होंने एक बार ऐसे ही कहा था, और उन दोनों के बहुत रिलेशन में बहुत अच्छा लगाव था। इसके वजह से उन्होंने वो लेके दी थी, प्यार से लेके दी थी कि चलो आपके सेफ्टी के लिए दी। और वो तो यूज भी नहीं करते थे, ऐसी ही पड़ी रहती थी। ऐसा है। तो क्या आपको लगता है तो इनका पैसे का नहीं, इन लोगों ने पैसे दिए रहते ना तो आज हम थाने जैसे नौपाड़ा एरिया में नहीं रहते जी, वर्ली सीपीएस के उधर रहते इनके साथ में। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो हुआ गलत हुआ? हाँ, बहुत गलत हुआ। गलत तो हुआ है ना, इसका समर्थन तो मैं नहीं इसमें करूंगी। देखा जाए तो आपके पति भी चले गए जी। और आपके जो, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि हमने 20-15 साल, जो 16 साल आज घटना को हो गए हैं, 18 साल जो भी हो गए हो, वो घटना के बीच में हम लोग ने कैसे फाइट की, ये हमारे घर वालों ने कभी पूछा है हमें? सबसे छोटी परिवार के हम सबसे छोटे मेंबर हैं जी, कभी पूछा है इन्होंने? नहीं पूछा। और ये जो हमारी जो घटना हुई, ये घटना के बारे में सिर्फ उनको अभी जो मुद्दा उठाना है 18 साल के बाद, 17 साल के बाद, वो खाली एक फुटेज लेना है। अभी 10 साल उनका करियर था, वो एमपी थे, उनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने पूछना चाहिए था। बड़े बड़े हमारे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, उनको पूछना चाहिए था ये घटने का मुझे पूरा खुलासा करना है। आप गृह मंत्री है, आपको मैं लेटर देती हूँ, आप खुलासा करवा दो, हमारे साथ सब कर। मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, पहले तैयार हूँ। और प्रवीण का स्वभाव ऐसा था ही नहीं। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम नहीं, पर अनिल जी दत्ते को मालूम है कि प्रवीण बहुत स्पॉन्टेनियसली बात करते थे। उनकी जो एक्शन रहती थी बहुत स्पॉन्टेनियसली होती थी। इसकी वजह से उनको कोई भी सिखाए और वो करे, ऐसा तो उनका स्वभाव ही नहीं था। तो ये जो घटना हुई है ना, ये सिर्फ दो भाइयों के बारे में जो अंदर की बातें हैं उन दोनों की, उसका ये जो है बलून फूट गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में क्या ऐसा हुआ कि एक भाई का इस तरह हत्या करे। आज भी क्लियर नहीं हो पाया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो दो भाइयों में जो कोई लड़ाई हुई है तो मान अपमान की लड़ाई है, मान अपमान की लड़ाई है। उनको लगता था हमेशा प्रवीण महाजन और उनके फैमिली ने मुंडे साहब कहो, महाजन साहब कहो, साहब कहने की उनकी शक्ति थी हमारे ऊपर। वो नहीं कहते थे। हाँ, प्रवीण जी बोलते थे। मैं उनका फोन जब भाई को फोन करते थे तो उनका पीए उठाता था, भाई नहीं उठाता था। भाई से बात करता है, आप भी अपने घर में बात करते हैं। देखो, पॉलिटिकल लीडर, बड़ा देश का नेता, वो अलग बात है, और पारिवारिक संबंध अलग बात है। परिवार पहले, जो परिवार को ही नहीं संभाल पाए, वो देश को कैसे पंतप्रधान होने के बाद संभालते थे? ये मेरा पहला क्वेश्चन है जी। तो अब जो है उनकी बेटी के ऊपर इस तरह आरोप कर रही हैं आप, उन्होंने कभी पूछा नहीं, कभी समझा नहीं, कुछ जाना नहीं, तो क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर आप कर रहे हैं? पूनम महाजन के ऊपर। पूनम महाजन जो बात कर रही है ना, उसकी लायक ही नहीं है बात करने की। एक तो पहले मैं ये कहूंगी, उसने तो ये जो बातें उटपटांग कह रही है ना, वो उसको उतनी अकल भी नहीं है क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। और जहाँ उसको कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ नो कमेंट कर देती है वो। और ये इसके मुंह लगना यानी बहुत, ये फिर भी मेरे तरफ से मुझे बात करना है, वो क्लियरली बात कर रही हूँ आपको। आपने इसकी हैसियत नहीं है। आपने बुक निकाला है माझा एल्बम, प्रवीण महाजन, ये बुक है। क्या है इसके अंदर? आपने लोगों को बताने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की? ये जो कॉपी है ना, ये डाइल्यूटेड वर्जन है जी। मेरे पास 2000 पेजेस प्रवीण महाजन ने लिखे हुए हैं, जिसमें सब नेताओं के नाम है, जिसमें हर एक पारिवारिक सदस्य, लेडीज हो या लड़के हो, जेंट्स हो, उनके सबके नाम से उन्होंने एक एक इंसिडेंट्स लिखा है जी। वो यदि मुझे ये लोग ज्यादा तकलीफ देंगे ना, अभी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं, हम जो भूल चुके थे। किस तरह के मुर्दे उखाड़ रहे हैं? किस तरह ये कि मैं इंक्वायरी लगाऊंगी, षड्यंत्र है, ये है, वो है, जो बातें कर रहे हैं ना, वो सब फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हैं। जो किया वो तो गया ना, वही तो आप कहाँ से इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि करने वाला आदमी गया, झेलने वाला आदमी गया, दोनों भी गए, दोनों के परिवार बचे, मिलजुल के रहना छोड़ने के बाद तो ये उल्टा ही कर रहे हैं। इनका तो उल्टा ही है कि षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र किसने भी किया हो, चलो किसने भी किया हो, आपको कोई मिला भी हो, कोई भी XYZ ये खड़ा करेंगे, हाँ, क्या होने वाला है उससे?
कुछ आउटपुट निकलने वाला है। परेशानी मैंने अपील में गई थी हाई कोर्ट में जी। इसके सेशन कोर्ट से जो मुझे 302 के कलम के नीचे जन्म ठेप लगी थी, उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी। अपील करने के बाद मेरी जो केस है वो 3 साल के बाद आई। जब प्रवीण ही नहीं रहे 3-3.5 साल के बाद आई 2012 में, और प्रवीण 2010 में गए। हाँ, तो 12 में जब केस आई मार्च कुछ 2000, तो मैंने वकील को कह दिया था कि मुझे केस नहीं लड़नी है, क्यों मेरे बच्चों का ब्रेड बटर जो बचा कुचा प्रवीण ने रखा था वो इनके गले में डालूं वकीलों के जी। तो इसलिए मैंने सीधा बोल दिया मुझे नहीं लड़नी है, मुझे सिर्फ ये केस क्लोज कर देना है जी, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जो आदमी नहीं है, हाँ एक गया और एक जिंदा था तो मैं लड़ती। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको पूरी तरह से रास्ते पर लाने की प्रयास चल रही है। हाँ, आपके जमीनों को भी शायद हड़पा जा रहा है, क्या है उसके बारे में जरा खुलासा कीजिए। वो तो मुंडे भूमाफिया जो हमारे रिश्तेदार है परड़ी के, धनंजय मुंडे भूमाफिया है वो एक्चुअली परड़ी का। अभी परड़ी का उसने तो पूरा क्या बोलते हैं सब लोगों की जमीन उसने हड़प ली है। उसमें तो रिश्तेदारों को भी उसने नहीं छोड़ा है। मेरी ज़मीन मुझे धाक दिखा के, मुझे दहशत डाल के मुझे बुलाया गया, अनुसुईया होटल में रुकवाया, निकलने नहीं दिया बाहर। 11 बजे मुझे रजिस्ट्री ऑफिस में लेके गया। रजिस्ट्री ऑफिस में मुझे साइन करवाने के लिए बच्चों को लेके आओ करके बोला था। मैं दोनों को लेके गई, चलो मुआवजा दे देंगे हमको, ऐसे बोला। और आज करोड़ों की ज़मीन उन्होंने सिर्फ 21 लाख में बेची है मुझे। आज वो 21 लाख मैंने वैसे ही बैंक में रखे हैं, क्योंकि मैंने आपने साइन क्यों किया आपने? लेकिन करवा लिया मुझसे। आज रजिस्ट्रार भी सामने रजिस्ट्रार ऑफिस में बात नहीं करता है, ऐसे पैसा देखता है, लिख लेता है। रजिस्ट्रार का क्या काम रहता है? पूछना चाहिए, हाँ ये पढ़ा है क्या, पूछना चाहिए जी। ये किया है क्या, पूछना चाहिए। पैसा पूरा मिला क्या, वो पूछता है। हाँ, जो गवर्नमेंट की जो उनके घर में रजिस्ट्रार जाता है, उनके घर में कलेक्टर जाते हैं, उनके घर में सब पुलिस स्टेशन के अधिकारी जाते हैं, वो उन अधिकारी उधर जाते हैं, तो मुझे क्या न्याय मिलेगा? और मैंने इनको बोला भी था उस समय ना, मैंने 36.50 आर की जमीन की खरीदी खत किया था और धाक डपट के लगा के उन्होंने करवा लिया था मुझसे। और वो करने के बाद वो डायरेक्टली गोविंद बालाजी मुंडे जो उनका मोहरा था, मैं हमारे सामने उसने लाया था, उधर उनके घर में लेके गए। उनके घर में ले जाने के बाद खाना खिलाया और उसके 100 रुपीज़ बॉन्ड पेपर के ऊपर हमारे ब्लैंक साइन लिए, ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन लिए तीनों के। मैंने उसको ना कहा तो वो बोलता है आप यहाँ से निकल नहीं सकोगे परड़ी के बाहर। पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे आपको निकलने नहीं देंगे, उनके जगह जगह पे लोग खड़े हैं। तो हम लोग डर गए ना। आखिर कब की बात है ये? अभी जून 2022 की। 2022 यानी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। फिर तो भी उस समय आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, मीडिया में जाना चाहिए था आपको कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जब यहाँ मैं आई, मुझे जैसा पता चला, मैंने लगा मैंने जब देखा पूरा, मुझे पढ़ने नहीं दिए थे पेपर। जब मुझे पेपर हाथ में आए 15 दिन बाद उन्होंने कुरियर किए सब पेपर, और मेरे को ये बताया। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ तो भी गलत हुआ है। मैंने सीधा धनंजय का घर पर जाके बात किए, धनंजय से बात किए। धनंजय के जो जयश्री उसकी वाइफ है, उसके साथ बात किए। तो बोलता है मामी मैं आपको पूरा अच्छा से कर देता हूँ, आप किधर टेंशन मत लो, मैं करवा देता हूँ, आपका पूरा न्याय मिला देता हूँ। 2 साल से ऐसे ही बोल रहे हो। अभी ग्राम पंचायत की इलेक्शन आई है, अभी मुझे एक्सीडेंट हुआ है तो मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं इधर से परली जाऊँगा, फिर मैं करूँगा। फिर बाद में उसके बाद 15 दिन मैं रोज़ घरदार छोड़ के इसके पीछे तो नहीं जा सकती हूँ ना। फिर बाद में ये बोलता है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन आए। फिर उसकी बीवी बोलती है उनको पैनक्रियास का तकलीफ है मामी, वो बहुत 15 दिन से बहुत तकलीफ में है। ऐसे उसका जो बात करने का तरीका है वो मैं देखी। मैंने उसको एक ही बोला, देखो करना है नहीं करना है वो मेरे को बताओ। बोलते मामी ऐसी बात मत करो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं कभी आपको बताऊंगी, टाइम आने पर मैं सब रिकॉर्डिंग उनके सामने लाऊंगी। और बाद में उन्होंने ये ऐसा बोलने के बाद
फिर मैंने एक दिन सोच लिया कि अभी मेरा समय निकल रहा है जहाँ मैं न्यायालय में जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ, उसका समय अभी निकल रहा है। तो मैंने सीधा जाके कोर्ट में 18 अक्टूबर को कैंसल ऑफ रजिस्टर 18 अक्टूबर 2024 2024 अभी लास्ट मंथ में कैंसल ऑफ रजिस्ट्री की डाल दी, डाल दी। एप्लीकेशन डाल दी आपने। एप्लीकेशन केस ही डाल दी प्रॉपर 61/2024 ऐसा मेरा स्पेशल सूट है। कोर्ट का क्या रिएक्शन है अभी तक? नहीं, अभी चालू हो जाएगा कोर्ट। अच्छा। 28 तारीख को है कोर्ट की डेट। अम्बेजोगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाली है। तो उधर से कुछ रिएक्शन आया है वहाँ से कोर्ट में डालने के बाद? कोर्ट में जैसा कि डालने आपने के कहते हैं बाद कि धमकी रिएक्शन दिया नहीं गया। आया। दिवाली से पहले 24 तारीख को लास्ट डे कुछ 25 था कोर्ट का, तो उस दिन सबको नोटिस भेज दिया था अच्छा, और सब लोग नोटिस अब तक मिल चुकी तो कोई होगी। थ्रेट वगैरह आया उसके बाद? अभी तक तो आया नहीं है। इलेक्शन है और उनको ऐसा लगता है इलेक्शन में वो कुछ अभी रिएक्शन नहीं दे रहे। जी। मैं इतना बोल रही हूँ ना, उसका रिएक्शन नहीं दे रहे। रिएक्शन नहीं देना यानी डिफॉल्टर, ये मैं समझती हूँ, और रिएक्शन देना यानी क्लीन है। तो आप किस तरह की जस्टिफाइड लेना चाहते हैं? क्या होना चाहिए आपके साथ में? क्या आप मांग कर रही हैं? मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा पैसा उसका ज़मीन का मेरा जो होता है मार्केट रेट से वो मेरा पूरा चाहिए। उन्होंने इसार पावती पे लिख लिया है, उसको भी 2 साल हो गए, अब तो ज़मीन के भाव भी बढ़ गए। जी हाँ, तो फिर वो भी होना चाहिए। तो मेरा पैसा उन्होंने देना चाहिए हिसाब से, नहीं तो मेरे कैंसिल रजिस्ट्री करवा दो। उसके घर में तो रोज़ उठ के रजिस्ट्रार आते थे। मैंने उसको खुद ही बोला, अरे तेरे आदमी लोग चमचे लोग बोलते हैं कि तेरे घर में रजिस्ट्रार आते, तू मेरा काम नहीं करवा देता है, बाकी सब लोगों के काम करवाता है। फिर मैं जब केस डालने जब परली गई थी, सुबह मैं परली स्टेशन से उतरे और हम लोग बस से गए। मैं थी अकेली बस में गई तो मैंने ना, मुझे ऐसी आदत है ज़्यादा बात करने की, और गांव वालों के साथ तो मैं ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाती हूँ। तो सबको मैं आजू बाजू में मेरी एक मिडिल एज की एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वो जा रही थी पंढरपुर। तो मैंने उनको सबको पूछा कि इधर कौन आएगा, क्या आएगा? बोलते मैडम कोई भी आए ना तो भी हमको क्या बोलते हैं, आपने धनंजय को वोट नहीं दिया तो आपकी ज़मीनें हट पे जाएगी या आपके घर बार ये करेंगे, नहीं तो आपके लड़कियों को तकलीफ होगी। इतना दहशत परली के इनके बाप की है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। बोलते हमको इनको वोट देना नहीं है, हमको इनका हमको सहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम सालों साल इधर रहते, हमारा ज़मीन जुमला इधर है, हमारे झोपड़े इधर है, छोटे छोटे घर इधर है। कल चल के इन्होंने हमारा सब रास्ते पे ला दिया तो हम क्या करेंगे? दोनों भाइयों में भाई बहन मिलके, मुंडे साहब थे तो बहुत अच्छे थे, देवता थे हमारे, पर ये लोग ऐसे हैं। इन्होंने बहुत हमारी ज़मीन हड़पी है, बहुत सारे लोगों में तकलीफ है। आज कितने लोग थे। मैंने बस में करीबन कुछ 40 या 1 घंटा लगता है, 40 मिनट या 1 घंटा, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों की व्यूज़ लिए कि इनके बारे में क्या व्यूज़ है। ये जो बोलता है ना, यानी लोग डर के मारे वोट देते हैं, डर के मारे वोट देते हैं। ये वंजारी समाज के पीछे आज कोई खड़ा नहीं है सच्चा नेता। इनका दहशतवाद उधर चालू हो गया है। इन्होंने परली का बिहार बना दिया है, बिहार ही बना दिया, पूरा बीड़ जिला भी बिहार बना दिया। इसकी वजह से मैं आपको कहती हूँ ना कि मेरी जमीन मुझे न्याय से मिलनी है, और आगे चलते ना मैं सब परली के सब जनता को मैं कोर्ट का नहीं, ये तो ऐसे ही मेरे पेपर है। परली की जनता को मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनको प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए न्याय मिलवा दूंगी। तो मैडम आपको नहीं लगता आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको और पावर मिले और लोगों का न्याय दिला? मेरी समाज सेवा ही इतनी अच्छी है ना, मुझे पार्टी की जरूरत ही नहीं है अभी। अच्छा, पार्टी वाले ही कल चल के भविष्य में मेरे साथ आएंगे। क्या बात, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बहुत। तो ये थी सारंगी महाजन जी, जो हम इनको किस तरह से मतलब कि पिछले 18 साल से कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, और खासकर प्रवीण जी जाने के बाद और उसके बाद जो पारिवारिक जो परेशानियां आई हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इनको बेघर किया जा रहा है, किस तरह जमीन से इनको दूर किया जा रहा है और किस तरह धमकियां दे रही हैं। ये चर्चा का विषय था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, जय हिंद।